Once again, hello everyone and welcome to all in my YouTube channel Sharpen Classes by आरती सिंह। आप सभी का हमारे YouTube चैनल Sharpen Classes by आरती सिंह में मोस्ट वेलकम है। So I am Aarti Singh and today I am here to represent Newton's law of motion. And this law of motion is given by Newton, so that's why it's called the Newton's law of motion. न्यूटन्स ने कुछ लॉ दिए हैं, उन लॉ के बारे में आज हम आपसे कुछ डिस्कस करने वाले हैं। उन लॉ के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि न्यूटन्स ने कौन से लॉ दिए हैं और उन लॉ में कौन कौन सी बातें कही हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए हैं। फर्स्ट लॉ क्या है हमारा, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ है F=ma एंड थर्ड लॉ है एक्शन एंड रिएक्शन। आज हम आपको इन तीनों लॉज के बारे में बताएंगे। पहला लॉ बताएंगे कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होती है, दूसरा लॉ बताएंगे कि F=ma का मीन्स क्या होता है, और थर्ड लॉ हम बताएंगे आपको एक्शन एंड रिएक्शन का मतलब क्या है। लेकिन इससे पहले हम एक बात जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर मोस्ट पीपल ऐसे हैं जो न्यूटन्स ने लॉ के बारे में क्या क्या कहा इन्हें ये तो पता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि न्यूटन्स के लॉ का मतलब क्या क्या होता है, उसका मीन क्या है, या सिंपली कहा जाए कि वो उस मीन के बारे में बिलीव ही नहीं करते हैं जो न्यूटन्स ने अपने लॉ में बातें कही। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूटन के द्वारा कही गई हर एक बात का, हर एक चीज़ का मतलब है और उस पर बिलीव भी है। अब ये बिलीव आप कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। न्यूटन्स के लॉ की कुछ एक समरी है, जहाँ पे न्यूटन्स ने 3 लॉ में जो फर्स्ट लॉ दिया, सेकेंड लॉ दिया, थर्ड लॉ दिया। फर्स्ट लॉ में यही कहा, न्यूटन्स ने ये बोला कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहती है, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कॉन्टिन्यू कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहती है जब तक उस पर हम एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। मीन्स विदाउट अनबैलेंस फोर्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ना ही रेस्ट पे ला सकते हैं और ना ही रेस्ट वाली ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं जब तक उस पर हम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाता है वो हमेशा इक्वल होता है, उसके मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के हमेशा इक्वल होगा। थर्ड लॉ कहा कि हमेशा हर एक ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक्शन करती है तो दूसरी ऑब्जेक्ट भी पहली ऑब्जेक्ट पे रिएक्शन ज़रूर करती है। यह हमारा था एक्शन और रिएक्शन का लॉ। आज हम आपको इन तीनों लॉ के बारे में बताएंगे, इन पर कुछ न्यूमेरिकल भी बताएंगे और इन पे कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे। चलिए हम पढ़ते हैं अब न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इस लॉ के बारे में न्यूटन्स ने ये कहा कि ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे रहेगी, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में रहेगी जब तक हम उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करें। मीन्स कि विदाउट अनबैलेंस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर वो रेस्ट पर है तो मोशन में नहीं ला सकते हैं और मोशन में है तो रेस्ट में ला सकते हैं जब तक हम उस पर एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब अगर हम इनर्शिया की बात की गई है तो हमें इनर्शिया के बारे में पता भी होना चाहिए कि इनर्शिया है क्या। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करने की जो टेंडेंसी होती है वो इनर्शिया के पास होती है। वही इनर्शिया है हमारा जो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। हमारी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है या मोशनलेस है, कैसी भी है, लेकिन इनर्शिया की ये टेंडेंसी होगी कि वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि ये कुछ पम्पकिन दिए हुए हैं जो मूव नहीं कर रहे हैं। ये तभी मूव करेंगे जब हम एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम इसमें एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे ये हमारे पम्पकिन मूव करने लग जाएंगे। मीन्स कि इनका कुछ मूवमेंट होगा जो हमारी टेंडेंसी होगी कि हम उसे मूव कर सकते हैं जब भी हम उस पर एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे। चलिए हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक एयरबॉर्न है, जब तक हम इस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये एयरबॉर्न स्टॉप नहीं होगा। मीन्स कि अगर ये मूवमेंट कर रहा है तो ये तभी स्टॉप होगा जब हम इस पर एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं ये कॉन्टिन्यू एयरबॉर्न, ये गोल्फ क्या कर रही है, मूव करती जा रही है। ये उस ट्री पर तभी बैठेगी जब हम इस पर एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है। जैसे ही हमने एक इस अनबैलेंस फोर्स को अप्लाई किया ये क्या गई, हमेशा के लिए उस ट्री पे जाके बैठ गई। मीन्स क्या था, इसको मोशन से हम किस में लिया है, रेस्ट पे लिया है। मीन्स कि हमने क्या किया कि इसको
पे अनबैलेंस फोर्स लगा के इसके मोशन को रोक दिया। तो इस तरह से ये हमारे न्यूटन का फर्स्ट लॉ था कि जहाँ पर हम मोशन वाली ऑब्जेक्ट को अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करके उसे हम स्टॉप कर सकते हैं या रेस्ट हुई ऑब्जेक्ट को हम उसे मोशन में ला सकते हैं। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको फर्स्ट लॉ अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम न्यूटन्स का एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ, जहाँ पर हम न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ और हम अपने डेली यूज़ में उनका क्या यूज़ है ये भी बताएंगे। इसी से हमें उसके मीन्स के बारे में पता चलेगा। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं, डोंट लेट दिस बी यू, कभी ये मत सोचो कि ये आप हो, लेकिन सपोज कर सकते हैं कि ये मैं हूँ। वी आर सीट बेल्ट और हमने सीट बेल्ट नहीं पहनी है। इनर्शिया के कारण क्या होगा कि हम क्या करेंगे, हमारी जो मोशन होगी वो चेंज हो जाएगी। जब कार की हमारी जो स्पीड होगी अगर वो चेंज होती है और कार हमारी अचानक से 80 किलोमीटर पर आवर की स्टॉप हो गई, किसके द्वारा, ब्रिक्स के द्वारा, मतलब एक ईंटों की एक दीवार थी, एक वॉल थी। जब हमारी कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही थी और अचानक से एक वॉल आई जिसके कारण हमारी कार स्टॉप हो गई। जैसे ही स्टॉप हुई हमारी बॉडी भी उतनी ही स्पीड के साथ क्या हो गई, मूवमेंट हो गया हमारी बॉडी में। क्यों? इनर्शिया के कारण। इनर्शिया की टेंडेंसी होती है कि वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। मीन्स हम रेस्ट पर थे लेकिन इनर्शिया के कारण जैसे ही हमारी कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से जैसे ही वॉल से लड़ी, हमारी बॉडी भी क्या हो गई, मूव कर गई। तो ये हमारी एक एग्जाम्पल है हमारे डेली लाइफ में। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप कार में बैठें तो सीट बेल्ट को वेयर ज़रूर करें, नहीं तो इनर्शिया के कारण आपकी ऑब्जेक्ट भी क्या होगी, आपकी जो खुद की बॉडी है इसमें भी एक मूवमेंट आ जाएगा अगर अचानक से हमारी कार किसी भी चीज़ से टकराती है तो। ये यूज़ था हमारे न्यूटन्स के लॉ का जो हम अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं। अब न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स का सेकंड लॉ ये हमेशा कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर जब भी फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो उस ऑब्जेक्ट के मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये कहता है हमारे न्यूटन का सेकंड लॉ। अब अगर डिफाइन किया जाए तो कहा जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नेट फोर्स होता है वो ऑलवेज इक्वल होगा उसके एक्सीलरेशन और मास के मल्टीपल के। मतलब इसकी न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो होता है F बराबर m/a, जहाँ पर F हमें डिफाइन करता है फोर्स, मास इज डिफाइन करता है m मास है और a है हमारा एक्सीलरेशन। तो ये थे हमारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ। अब न्यूटन्स के सेकंड लॉ की यूनिट क्या है, कैसे करते हैं? चूँकि हम जानते हैं कि जब मास की यूनिट किलोग्राम में, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो हमारी जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। न्यूटन क्या है, हमारी फोर्स की यूनिट है। ठीक, अगर हम 1 न्यूटन की बात करें कि 1 न्यूटन क्या होता है, तो 1 न्यूटन जो फोर्स होता है उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जो ऑब्जेक्ट होती है उसका मास 1 किलोग्राम हो और जो उसका एक्सीलरेशन हो वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। उन दोनों वो हमेशा उसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मास एंड मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन, ये होगा हमारा 1 न्यूटन। अब इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। न्यूमेरिकल है जो हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू एक्सीलरेट, कितना फोर्स की हमें ज़रूरत होगी अगर हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक एक्सीलरेट करना होगा 1400 किलोग्राम कार को। मतलब जो कार का जो मास है वो 1400 किलोग्राम है और जो कार की जो एक्सीलरेट कर रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट हो रही है। तो आपसे पूछा है कि उस पर फोर्स कितना अप्लाई होगा, तो हम फोर्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए हमारा मास क्या है, एक्सीलरेशन कितना है, 2 है। हम फॉर्मूला जानते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे F बराबर m/a। अब हमें मास की वैल्यू पता है 1400, एक्सीलरेशन की वैल्यू पता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों की वैल्यू को हम पुट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का 14 2 ज़ा 28, तो 2800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या सिंपली वर्ड्स में कहे 2800 न्यूटन। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्सीलरेट हुई ऑब्जेक्ट में अगर उसका एक्सीलरेशन और मास अगर दिया होगा तो इस तरह से हम उसका फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब कुछ हम
देखेंगे कुछ और न्यूमेरिकल के बारे में भी बात करेंगे। जैसा पहला कहा गया कि व्हाट एक्सीलरेशन विल रेजिस्ट व्हेन अ 12 न्यूटन नेट फोर्स अप्लाइड टू अ 3 kg ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें टोटल हमारा क्या दे दिया गया, टोटल हमारा 12 न्यूटन फोर्स दे दिया गया। इसमें कहा कि एक्सीलरेशन क्या होगा। अब हम एक्सीलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि आपसे कहा गया कि जो फोर्स था वो कितना था, 12 न्यूटन। ठीक, और जो आपका मास दिया गया वो दिया गया 3। अब हमें पता है F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। तो एक्सीलरेशन निकालना है तो A इक्वल्स टू F अपॉन m। फोर्स कितना है 12, मास कितना है 3, 3 4 ज़ा 12, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 4। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट, इस तरह से हम एक्सीलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या कहा, ए नेट फोर्स ऑफ 16 न्यूटन कॉज मास टू एक्सीलरेट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिटरमाइन द मास। अब आपसे कहा गया कि मास फाइंड आउट कीजिए। नेट फोर्स दे दिया गया 16 न्यूटन और आपको क्या दिया गया है, एक्सीलरेशन दिया गया है 5। अब कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस। फोर्स कितना दिया गया है 16, एक्सीलरेशन कितना दिया गया है 5, पूछा गया है आपसे मास, सेम F बराबर m इंटू ए, m इक्वल्स टू F अपॉन ए। पुट करेंगे वैल्यू, फोर्स कितनी 16, एक्सीलरेशन कितना 5। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो 3.2। तो हमारा मास कितना आया 3.2। इस तरह से हमने वाला निकाल लिया न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्या कहा, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू एक्सीलरेट 66 kg स्क्वायर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे क्या दिया गया है, आपसे फोर्स पूछा गया है, जहाँ पर एक्सीलरेशन कितना था हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारा जो मास है वो कितना है 66 kg, सेम एज इट इज़। आपसे फोर्स पूछा गया है, क्या होगा, मास आपको दिया गया है 66, एक्सीलरेशन दिया गया है 1, सेम फॉर्मूला F बराबर m इंटू ए। पुट वैल्यू, मास की 66, एक्सीलरेशन की 1, तो कितनी आ जाएगी 66 न्यूटन। इस तरह से हम एक्सीलरेशन को, मास को, फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम नेक्स्ट एग्जांपल में भी यही कहा गया है, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन 1000 kg एलिवेटर दैट इज़ फॉलिंग फ्रीली एट 9 मीटर पर सेकेंड। सेम वही प्रोसेस है, इसमें भी मास दिया गया है, फोर्स दिया गया है, और आपसे क्या पूछा गया, फोर्स को पूछा गया है, मास दिया गया है, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको एक्सीलरेशन दिया गया 9.8। आई होप कि आप इस लास्ट वाले न्यूमेरिकल को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये कुछ आपके न्यूमेरिकल पे थे। अब ये हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। इसका मीन्स ये है कि हमारी जो पहली ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करती है तो सेम एज इट इज़ इक्वल अपोजिट रिएक्शन हमारी दूसरी ऑब्जेक्ट भी पहली ऑब्जेक्ट पे करेगी। मीन्स अगर फोर्स हमारी पहली ऑब्जेक्ट दूसरे पे अप्लाई कर रही है, उतना ही फोर्स हमारी दूसरी ऑब्जेक्ट पे पहले वाली ऑब्जेक्ट पे फोर्स को अप्लाई करेगी। इसी को हम कहते हैं क्या, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। थर्ड लॉ को ही बोला जाता है एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। अब कैसे, अगर हम थर्ड लॉ की बात करें तो ये क्या देखते हैं, न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट ए एंड बी इंटरैक्ट विद ईच अदर, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए और बी है जो एक दूसरे से इंटरैक्ट हो रही है, तो अगर पहली वाली ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट किया है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये चेयर पे एक आदमी क्या है, एक ऑब्जेक्ट जो है बैठी है, वो जितना डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है उतना ही चेयर ये अपवर्ड फोर्स लगा रही है। क्यों, अगर इस तरह का बैलेंस नहीं होता तो हम इस पर कभी नहीं बैठ सकते हैं चेयर पर। तो देखा जाए तो अगर हम न्यूटन्स के अकॉर्डिंग दो ऑब्जेक्ट जब इंटरैक्ट होती हैं तो हमेशा इक्वल फोर्स अप्लाई करती हैं। जैसे हम चेयर पर बैठते हैं तो हमारा जो बॉडी का फोर्स होता है वो चेयर पर डाउनवर्ड लगता है, उसी तरह से जब हमारी चेयर जो होती है वो हमारे ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड फोर्स अप्लाई करती है। इसी तरह से चेयर और हमारी बॉडी के बीच में एक बैलेंस बना रहता है, तभी हम चेयर पर इतनी फ्रीली होके बैठ सकते हैं। यही था एक्शन और रिएक्शन। सेम एज इट इज़ यहाँ भी, देयर आर टू फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम दिस इंटरैक्शन, ए फोर्स ऑन द चेयर एंड योर बॉडी।
क्या कहा, सेम वही बात कही कि जैसे ही हम चेयर पर बैठते हैं तो हमारी बॉडी एक डाउनवर्ड फोर्स लगाती है और एज इट इज़ चेयर भी क्या करती है, एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करती है। इस तरह से दो फोर्स जो एक एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं, जिसे न्यूटन्स के थर्ड लॉ में कहा गया है। इस बैलेंस के कारण ही बहुत सारी हमारी डेली लाइफ में चीज़ें हैं जो इस फॉर्मूले पे, जो इसके लॉ पे बेसिस होती हैं, जैसे कि चेयर पर बैठना भी हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ बताता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ हमारे नेचर्स के साथ कैसा था, क्योंकि मैंने कहा है कि उनके मतलब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि नेचर में इनका क्या मतलब है। तो नेचर में क्या मतलब है, कंसीडर द पॉपुलेशंस ऑफ द फिश थ्रू अ वाटर। हमने देखा एक फिश थी, ठीक है, फिश जो है जो वाटर पे मूव कर रही हैं, ठीक है, वाटर। अब ये फिश क्या कर रही हैं, वाटर जैसे ही ये मूव कर रही हैं, पुश कर रही हैं फिश फॉरवर्ड, और ये वाटर क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड। मतलब इसी के कारण क्या हो रहा है, इस तरह से जो ये फिशेस मूव करती रहती हैं वाटर में इतनी फ्रीली होके, तो जो फिशेज होती हैं वो बैकवर्ड फॉरवर्ड लगाती हैं और ये वाटर बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करते हैं। इस तरह से फिशेज हमारी नेचर्स में मूव करती रहती हैं। मीन्स कि क्या कहा गया, द साइज ऑफ द फोर्स ऑन द वाटर इक्वल टू द साइज ऑफ द फोर्स ऑन द फिश, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वाटर बैकवर्ड अपोजिट डायरेक्शन इन द फोर्स ऑन द फिश फॉरवर्ड। कहा गया है कि ये सेम फोर्स अप्लाई कर रही है, मीन्स जो वाटर के जो साइज़ का फोर्सेस था, जो फिश के द्वारा जो भी फोर्स अप्लाई किया जा रहा था फॉरवर्ड या बैकवर्ड, वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल होते हैं। इसीलिए ये फिश इतनी फ्रीली होके वाटर में मूव करती रहती हैं। ये नेचर्स में कुछ एग्जाम्पल था हमारे न्यूटन्स के थर्ड लॉ का। अब ये थर्ड लॉ का अनदर एग्जाम्पल है, फ्लाइंग ग्रेसफुली थ्रू द एयर बर्ड डिपेंड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो हमारी जो बर्ड्स मूव करती है फ्रीली होके, ये भी डिपेंड करता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। जैसे ही बर्ड हमारी डाउनवर्ड पुश करती है, उसकी विंग्स जो पुश करती हैं, उसी तरह से उन पर क्या होता है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड फोर्स लगते हैं। इसी तरह से उनकी जो विंग्स होती है वो इतनी आसानी से पुश करते करते वो फ्लाई करते रहते हैं। तो कहीं बर्ड्स का फ्लाई होना एयर में, ये भी हमारे न्यूटन्स के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स का। सेम एज इट इज़, जैसे ये हमारी बर्ड्स मूव करती जा रही हैं एयर में, ये हमारा एग्जाम्पल है न्यूटन्स के थर्ड लॉ का, जो हमारा एक्शन ऑन रिएक्शन है, जो इनकी विंग्स से लग रहा है एयर के साथ। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कंसिडर द मोशन ऑफ अ कार ऑन द वे ऑफ स्कूल। अगर हम कार के मोशन को, जो सड़क पर चल रही है, अगर उसको कंसीडर करें, तो हम देखते हैं कि जो कार की व्हील्स होती हैं वो अपवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स लगाती हैं, एंड वही रोड जो क्या करती हैं उसके बैकवर्ड में फोर्स लगा देती हैं। मीन्स की जो व्हील्स और रोड के बीच में जो एक्शन और रिएक्शन चलता है, इसी कारण से हमारी कार क्या होती है, रोड में मूव करती है। ये हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल है जो हम थर्ड लॉ में देखते हैं कि थर्ड लॉ में व्हील्स की जो स्पिन होती है, वो रोड और उसके बीच में जो ग्रिप बनी रहती है, वो कहीं ना कहीं थर्ड लॉ के कारण है, जहाँ पर एक्शन और रिएक्शन का फोर्स लग रहा है। तो ये भी एग्जाम्पल है हमारे थर्ड लॉ का। अब इस तरह का जो इक्विपमेंट होते हैं, जो रॉकेट्स होते हैं, ये भी एप्लीकेशन है हमारे थर्ड लॉ के, जहाँ पर हम देखते हैं फ्यूल्स बर्न इन द इंजन प्रोड्यूस हॉटिंग हॉट, द हॉट गैसेस पुश अगेंस्ट एंड द इनसाइड ट्यूब ऑफ द रॉकेट एंड एस्केप आउट द बॉटम ऑफ द ट्यूब एज द गैसेस मूव डाउनवर्ड्स एंड द रॉकेट मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। कहा गया है जो रॉकेट की रिएक्शन होती है, ये भी हमारा एप्लीकेशन है किसका, न्यूटन्स के थर्ड लॉ का। जैसे ही फ्यूल्स हमारी बर्न होती है इंजन में, वो एकदम गैसेस उसकी हॉट हो जाती हैं। जैसे ही गैसेस हॉट होती हैं, वो एक अंदर से एक ट्यूब पर, रॉकेट पर, एक बॉटम में उनके ट्यूब पर एक डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करते हैं, और जस्ट उनके ही डाउनवर्ड से एक अपवर्ड फोर्स लगता है, जिसके कारण ये रॉकेट मूव कर जाती है। तो ये रॉकेट का मूव करना भी ये एप्लीकेशन है हमारे थर्ड लॉ का। इस तरह से मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए नेचर्स में इन सारे लॉज के। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ किस तरह से काम करता है, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इनका डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आया होगा, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ओके बच्चों, सो थैंक यू बच्चों, एंड आई होप आपको बहुत इंजॉय किया होगा आपने, और आज आपको न्यूटन्स के तीनों लॉ के बारे में अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ के बारे में। ओके,
और न्यूमेरिकल भी आप अच्छे से कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर। एंड मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो के साथ और साइंस के एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।